मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज आपके सामने जीएस और हिंदी की मिली जुली चर्चाएं प्रस्तुत करूंगा। आज तारीख हो गई 17 दिसंबर। जैसी कि मुझे जानकारी मिल रही है कि आज ही के दिन 1903 में राइट ब्रदर्स, ये भाई थे ओलिवर राइट और विल्बर राइट, इन्होंने अपना वायुयान का आविष्कार किया, यानी उसको पहली बार उड़ाया आज ही के दिन। संभवतः उस दिन बुधवार रहा होगा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम भाग 17 की बात करें, भारतीय संविधान के भाग 17 की बात करें, तो भाग 17 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यानी अभी इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अभी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। अच्छा, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। राजभाषा आयोग 344, और जो पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष मिस्टर बीजी खेर बनाए गए थे। अनुच्छेद 338 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। उसका कारण है कि तमाम जजमेंट्स होते हैं, अभी उसमें काफी टाइम लगता है। अनुच्छेद 350 में कहा गया है, 350 का में कहा गया है कि जो है राज्य जो है मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करेगा, प्रारंभिक शिक्षा। तो इससे और भी साझा शिक्षा का विकास होगा, क्योंकि जो मातृभाषा होती है, जिस भाषा के बीच बच्चे रहते हैं, उस भाषा में शिक्षा वो जल्दी समझ पाते हैं। आगे आगे अगर फिर अन्य भाषा सीखना चाहे तो सीख भी सकते हैं। अनुच्छेद 351 कहता है केंद्र हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास करेगा, ये 351 कहता है। देखिए, 351 की बात आई तो थोड़ा हम उत्तर प्रदेश में आते हैं। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 351 है। देखिए, खास तौर से जो कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये चीज बहुत जरूरी होती है। ठीक, फिर आते हैं। तो ये मैंने भाई भाग 17 की बात कर दी। जैन धर्म के 17वें तीर्थंकर हैं कुंथुनाथ, और उनका प्रतीक चिन्ह छाग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है कि अगर कोई इसका पालन करेगा, मतलब ये चीज करेगा, तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। इसके लिए 1955 में भी कानून बनाया गया, और भी समय समय पे इस पे कानून बनते रहे। ये किसने कहा था? अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता दोनों के विरुद्ध अपराध है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। अच्छा, ये किसने कहा कि अगर भगवान भी छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा? ये किसने कहा था? ये कहा था, क्या जोर से बोले? बाबा साहब। हाँ, बाबा साहेब के जो दोस्त थे उनके पिता ने कहा था। बाबा साहेब के एक दोस्त थे बलवंत श्रीधर, तो उनके पिता ने कहा था, और वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। बीजी तिलक की बाबा साहेब बहुत इज्जत करते थे। तो समय समय पे इन लोगों ने प्रयास किए, हालांकि ऐसा कुछ
ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण होता है कि जो ये चीजें करता है, ऐसा नहीं। अच्छा अब आते हैं, तो ये भी हो गई चर्चा। अब आगे चलते हैं भाई कुछ अन्य चर्चाओं पे, जिसपे ये ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी ये ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया जाता है, बताएं। ये मार्स यानी मंगल ग्रह पर पाया जाता है ओलिमस पेसी, ओलिपस मेसी, सॉरी ओलिपस मेसी। क्या बोला मैंने, आप लोग भी बोल दो एक बार, जोर से बोलो ना। ओलिपस मेसी। हाँ, थोड़ा आप लोग बोलेंगे तो आपको भी याद होगा। ओलिपस मेसी ये ज्वालामुखी पर्वत जो है मंगल ग्रह पर पाया जाता है, जबकि निक्स ओलंपिया पर्वत ये भी मंगल ग्रह पे पाया जाता है। बाकी फावोस डिमोस ये तो कई बार मैं बता चुका हूं आपको। और मंगल ग्रह 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मंगल पुरुष किसे कहते हैं? जी राधा कृष्ण, के राधा कृष्णन जी को कहते हैं। थोड़ा चलिए, अच्छा भाई, अब जो पृथ्वी है ये शुक्र और मंगल के बीच में है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है। प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो पहली वरीयता किसको देंगे? शुक्र को। और शुक्र न दिया हो तो किसको देंगे? मंगल ग्रह को देंगे। अगर आकार की बात करें तो मंगल ग्रह का कौन सा, मतलब आकार में कौन सा स्थान आएगा? 7वां। मंगल ग्रह का 7वां नंबर आएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। अच्छा, फ्रांस का लियोन शहर किस नदी के किनारे है, बताएं। फ्रांस का लियोन शहर किस नदी के किनारे है? रोन नदी के किनारे। कौन सी नदी? रोन नदी। अच्छा, मैंने लियांस क्यों कहा, मतलब प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि लियांस में कुछ है, बताएं। लियांस जो शहर है उसमें कुछ है, मतलब कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन या ऐसी कौन सी चीज है, बताएं बताएं। यूनेस्को। क्या? यूनेस्को तो पेरिस में है भाई, यूनेस्को तो पेरिस में है, वो सीन नदी के किनारे है पेरिस। हमने लियोन्स की बात की। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं इतनी कि पहले जो मैं बताना चाहता हूं, पहले वो मुख्यालय जो मैं बताऊंगा, इंटरपोल। हाँ, इंटरपोल। इंटरपोल जो है इसका मुख्यालय लियोन्स में है। कभी पेरिस में हुआ करता था, लेकिन अब लियोन्स में है। तो लियोन्स और रोन नदी के किनारे है। देखें, ये कोई कोई छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, आदमी इनको डिनाई करता है, अरे ये नहीं आएगा, और वही आ जाते हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं भाई। अच्छा, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहते हैं? स्विट्जरलैंड। और यहां पे तो भाई यहाँ का एक प्रमुख शहर है जिनेवा। वहां तो कई संगठनों के मुख्यालय हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी बताइए क्या है? बर्न। और विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न में है। ठीक, अच्छा भाई चलिए आगे कदम बढ़ाते हैं। अच्छा, अरस्तु कौन थे? क्या चीज? जोर से बोलो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अरस्तु ये यूनान के दार्शनिक हुए हैं, और सिकंदर के क्या थे? गुरु भी थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। ऐसे क्रम पे चले। सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के अरस्तु, और अरस्तु के सिकंदर। अब देखें, बस अंतर इतना कि वो सब दार्शनिक रहे हैं और सिकंदर योद्धा थे। अच्छा, मध्यकाल में किस राजा से उसके दोस्त ने कहा था
कि विश्व विजय की कल्पना मत कीजिए, क्योंकि आपके पास अरस्तु के समान कोई वजीर नहीं है। कौन था वो? वही अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि उनका असली नाम था अली गुसार्स। तो उनके दोस्त अलाउल मुल्क ने उनसे ऐसा कहा था कि आपके पास अरस्तु के समान कोई वजीर नहीं है। वजीर यानी प्रधानमंत्री। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, राज्य बढ़े, पद बढ़े, तो इसमें भी बंटवारा हुआ। ये मध्यकाल पे मैं चलाया थोड़ा। वजीर में फिर दो भाग हो गए थे मध्यकाल में, वजीर उत तफवीद और वजीर उत तौफीज। ये भी भाग बटे। जो वजीर उत तफवीद था उसको बड़ा वजीर कहते थे, और उस पद पर मुसलमान होना आवश्यक था। और एक जो वजीर उत तौफीज था उसके कुछ पावर कम थे। उस पद पर गैर मुस्लिम को भी नियुक्त किया जा सकता था। ये मतलब समय के अनुसार चीजें चली। फिर बाद में चला वजीर आजम। प्रधानमंत्री कहा जाने लगा वजीर आलम, वजीर आजम। आलम निकल गया मेरे मुंह से, आलम तो फिर बादशाह हो जाएंगे। वजीर आजम। मुख्यमंत्री को कहा जाने लगा वजीर आला। तो समय के अनुसार ये चीजें बदलती गईं। ठीक है। वजीर तो बहुत ही भाई बुद्धिमान होता था, हैं? वजीर। अच्छा भाई, चलिए आगे चलते हैं। लोक लेखा निधि, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266। देखिए इनमें भी फिर कई पार्ट चले हैं। हाँ, अनुच्छेद 266 लोक लेखा निधि, और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। क्या बोला आपने? संचित निधि का वर्णन 266 में है। फिर से मैं बता रहा हूं। लोक लेखा निधि ये 266 में है, संचित निधि ये 266 में है, लेकिन जो आकस्मिक निधि है इसका वर्णन 267 में है। 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। पहले बजट अंग्रेजी में ही लिखा जाता था, लेकिन 55-56 तक इंग्लिश में लिखा जाता रहा। लेकिन फिर उन्होंने CD देशमुख साहब थे, उन्होंने सुझाव दिया, जो RBI के पहले भारतीय गवर्नर बने, उनका ने हिंदी में भी बजट को जो है लिखना चाहिए। तो उसके बाद फिर बजट हिंदी में भी लिखा, मतलब इंग्लिश में तो लिखा जाता था, हिंदी में भी लिखा जाने लगा। देखिए समय के अनुसार धीरे धीरे चीजें बदलती रहती हैं। अच्छा, अंगुलहास धारा ये किनको किनको मिला के बनी है? ये मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा, इनसे इनका निर्माण हुआ है। अंगुलहास जो जलधारा है ये मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा, इनसे इनका निर्माण होता है। मोजाम्बिक किस देश की किस अब महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में मोजाम्बिक। अच्छा, पहले कौन थे जो सबसे पहले भारत कौन यूरोपियन आए हैं आधुनिक काल में, या तब तो मध्य काल चल रहा था? कौन थे वो? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये 1497 में चले हैं, और ये 4 जलयान लेके चले हैं। कितने जलयान? 4 जलयान, यानी पानी के जहाज लेके चले हैं। और जिस जहाज पर ये सवार थे उसका नाम था सॉ गैब्रियल जलयान, उस पे सवार थे। बाकी तो ये मोजाम्बिक गए हैं पहले, और मोजाम्बिक में इनको एक भारतीय मार्गदर्शक की सहायता से थोड़ा आसानी हो गई, और मोजाम्बिक से चले और कहां उतरे? कालीकट। कालीकट को अब क्या कहते हैं? कोझिकोड। कोझिकोड ये कल्लाई नदी के किनारे है, कल्लाई नदी के किनारे। बाकी फिर और चर्चा बाद में कर देंगे, क्योंकि ये जब मिलती जुलती चीजें हैं तो थोड़ा बहुत बताना भी पड़ जाता है। ठीक। अच्छा, वायुदाब जो है ये वायुदाब क्या होता है? धरातली सतह पर
तथा सागर तल के प्रति इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों पर जो भार पड़ता है, एक बार फिर, धरातलीय सतह तथा सागर तल के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब की खोज जो है किसने की थी? ग्यूरिक ने। ग्यूरिक महोदय ने वायुदाब की खोज की। वायुदाब मापने की इकाई बैरोमीटर है। ठीक है। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ठीक। बैरोमीटर तो आप सब जानते होंगे। ग्यूरिक हो सकता है आप लोगों को न मालूम हो, लेकिन बैरोमीटर तो आप बचपन से सुनते चले आए होंगे पढ़ाई के दौरान। देखिए, तमाम चीजें बतानी पड़ती हैं, मिली जुली चीजें, चर्चाएं होती रहती हैं। अच्छा, गरजते चालीसा किसे कहते हैं? गरजते चालीसा पछुआ पवनों को, जो पछुआ हवाएं हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री या 50 डिग्री अक्षांश के बीच जो हवाएं बहती हैं, तो ऐसा लगता है वो चूंकि इतनी तेज आवाज करती हैं, तो आमतौर पे उनको कहते हैं गरजते चालीसा। ठीक है। अच्छा, चलिए। अच्छा, चिनूक हवाएं कहां बहती हैं? ये गर्म हवाएं हैं, चिनूक हवाएं। ये संयुक्त राज्य कनाडा, अमेरिका में बहती हैं, और उससे सटे हुए जितने देश हैं, कनाडा भी है उसमें, और कोलंबिया भी है, रॉकी पर्वतमाला की बहती हैं। अच्छा, चिनूक को स्थानीय भाषा में कहते हैं हिमभक्षणी, क्योंकि ये जब आती है तो बर्फ को क्या करती है? पिघला देती है। और चिनूक पवने जो हैं लाभदायक भी होती हैं, गर्म हैं। देखें, हर चीज के दोनों पहलू हैं। अब आप पॉजिटिव लेना चाहेंगे तो पॉजिटिव हैं, निगेटिव लेना चाहेंगे तो निगेटिव हैं। चिनूक पवने किसके लिए लाभदायक हैं? पशुपालन के लिए बड़ी लाभदायक होती हैं। किसके लिए? पशुपालन के लिए बड़ी लाभदायक होती हैं, और इनके आगमन से चरागाह मुक्त हो जाते हैं। चलिए भाई, कोई का चरागाहों की बात चली, तो ये बताइए, महाग्रीव किस जीव का पर्यायवाची है? महाग्रीव, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ऊंट। किसका है? ऊंट का पर्यायवाची। हाँ, अंग्रेजी में कैमेल भी कहते हैं, और भी है, उष्ट्र भी कहते हैं, लंबरोष्ट भी कहते हैं, ये सब है। और एक तो बेचारे उट्र कह गए थे गलती से अपने टाइम, तो उनकी पत्नी ने उन्हें निकाल दिया था। कौन? कालिदास। लेकिन हाँ, लगे रहे। देखिए, फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू की, तो कहां से कहां पहुंच गए। भाई, आप लोग जितने कॉम्पिटिटर जो सुनते हैं, भाई लगे रहें। भाई, करना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है, फल तो भगवान देता है। नहीं कहते धीरे धीरे रे मना, धीरज से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। चलिए आगे चलते हैं। तो कोशिश करते रहिए, बाकी तो फिर जो कुछ है सो है। कोशिश ही तो हम लोग कर सकते हैं, और हमारे हाथ में क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। आप लोगों के अंदर क्षमताएं हैं बहुत। भाई, जैसे मैंने जो सुना है कि हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे समुद्र लागने में, तो सब लोग, हनुमान जी चुप बैठे थे, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे। तो एक जो थे बड़े वृद्ध जन जो उनमें थे, उनके दल में मिस्टर श्री जामवंत जी, उन्होंने कहा कि काय रेजपत सुन हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे भाई, आप चुप क्यों बैठे हैं? आपके अंदर तो सब कुछ क्षमताएं हैं, बस उनको बल याद आ गया अपना, और फिर बाकी तो आप खुद ही जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। ठीक, आइए चलिए अपने क्रम को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? हो सकता है आप लोग गए हो, देखा भी हो। लखनऊ, लखनऊ में है अमाउसी हवाई अड्डा।
उसी का नाम है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक। अब भाई देखिए, छोटी चीजें भी नहीं उनको छोड़ा जा सकता, बाकी चीजें तो होती ही हैं। अब भाई किसी काम के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ेगा, हैं? जब पसीना बहाएंगे तभी फल मिलेगा। अच्छा ये बताइए, पसीने का तत्सम क्या है? बताएं आप लोगों में से जो सामने बैठे हैं। प्रश्वेद, प्रश्वेद, ये पसीने का तत्सम है। अच्छा धुआं का तत्सम? धूम्र। धुआं का। अच्छा पलंग का तत्सम? पर्यंक। ठीक है। अच्छा आइए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, पद्माकर पद्माकर ये किसका पर्यायवाची हो सकता है? पद्माकर, सोचें और बताएं, तब तक मैं आगे चर्चाएं हैं। कमल जिनके हाथ में। हाँ वो भी हो सकता है, पद्माकर। वैसे सागर का भी एक पर्यायवाची पद्माकर मैंने सुना है। सागर नहीं, तालाब का एक पर्यायवाची पद्माकर मैंने सुना, तो हो सकता है अनेकार्थ में आ जाए। अच्छा तड़ाग किसका पर्यायवाची? तड़ाग, तड़ाग, तालाब, सुमिर, सुमिर जल भरे। हाँ तालाब का पर्यायवाची तड़ाग। ठीक है। सरोवर भी है, सर भी है, पुष्कर भी है। ठीक। अच्छा चलिए भाई, ये नैनार संतों की संख्या कितनी थी बताएं? अच्छा उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है बताएं? हैं? हैं? अरे भाई नहीं कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अरे 63 है। नैनार जो संत थे उनकी संख्या 63 थी। नैनार संतों की संख्या 63 थी। ये शिव के उपासक थे। नवार, शिव के उपासक। नवार, अलवार विष्णु जी के उपासक थे। हालांकि जो है ये कौन है? गुरु रामानंद, उनके प्रयासों से शैव और वैष्णव इनके मतभेद काफी दूर हो गए थे। उन्होंने बड़े प्रयास किए थे। ठीक। चलिए अच्छा, विश्व सामाजिक मंच इसका मुख्यालय कहां पे है बताएं? पोर्टो एलेग्रो। पोर्टो एलेग्रो ये प्लेस पड़ता है ब्राजील में। कहां पड़ेगा ये? ब्राजील में पड़ेगा। पोर्टो एलेग्रो ब्राजील में पड़ता है। अच्छा संविधान का हिंदी पाठ ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 395। 394। अनुच्छेद 394 में हिंदी पाठ का वर्णन किया गया है। ठीक। अच्छा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका वर्णन है? वृक्षों और झाड़ियों का। वृक्षों और झाड़ियों का वर्णन किया गया है डेंड्रोलॉजी में। ठीक। अच्छा कीटों का अध्ययन ये किसमें करते हैं? एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। अच्छा मानव सौंदर्य का अध्ययन किसमें करते हैं बताएं? मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मानव सौंदर्य का अध्ययन। अच्छा प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाश का अध्ययन। अब देखें समय चूंकि घंटी बज रही है तो इसलिए मुझे अपने कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा और मैं राम कृपाल आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।